हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करता हूं भाई सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अपना बैच, आप सबका प्यारा अर्जुना जेई 2024 बैच में। और हम लोग आज केमिकल बॉन्डिंग का अंतिम लेक्चर करने वाले हैं। यस, लास्ट लेक्चर होने वाला है आज केमिकल बॉन्डिंग का। दिस इज लेक्चर नंबर 18। और ये वाला जो लेक्चर है इसमें हम लोग आज कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूं भाई आप लोगों तक मेरी आवाज अच्छे से पहुंच रही है और साथ साथ वीडियो भी आपको बिल्कुल बढ़िया ढंग से दिखाई दे रहा है। यस, हाँ जी। तो यार वैसे शायद आप लोगों को पता होगा, है ना, कि आज थोड़ा अपना ऐप पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही हैं, तो उसकी वजह से आप लोगों की फर्स्ट क्लास भी नहीं हुई थी, है ना। फर्स्ट क्लास भी नहीं हो पाई थी। और इसी टेक्निकल रीजंस की वजह से आज आप में से मैक्सिमम लोग, क्या सारे लोग, चैट भी नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। चैट जो है वो आगे से टेक टीम ने ही डिसेबल कर रखी है, तो इस वजह से आप लोग चैट वगैरह भी नहीं कर पाओगे इस समय। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो बहुत ही शांत क्लास रहने वाली है ना। हालांकि अपनी लास्ट क्लास है और वैसे थोड़ा अगर चैट वैट होता तो मजा आता, लेकिन ठीक है, अब जो भी ऊपर वाले को मंजूर है ना। तो जैसा भी है हम लोग वैसे करेंगे, कोई एज सच कोई परेशानी नहीं है ना। तो इनऑर्गेनिक की केमिकल बॉन्डिंग की ये लास्ट क्लास है ना। इनऑर्गेनिक अभी खत्म नहीं हुआ है। यस, अभी खत्म नहीं हुआ। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, है ना, इंस्टा पे भी, बोले सर ये लास्ट क्लास है एंड वी ऑल मिस यू एंड ये वो। तो मैं समझ सकता हूं, है ना, क्योंकि हमारा पिछले 1.5-2 महीने में एक अच्छा खासा एक अटैचमेंट हो ही जाता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच। तो आई अंडरस्टैंड, लेकिन मतलब ठीक है, अब एक आएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा जाएगा, है ना। तो ये चलता रहता है। हम लोग वापस मिलेंगे थोड़े टाइम बाद, है ना, जब आपका इनऑर्गेनिक खत्म करवाने की बात आएगी तब मैं ही आऊंगा वापस। यस, चलिए। तो सर आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? तो दादा देखो, ये वाले हैं आज कुछ कुछ होमवर्क डिस्कशन है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग होमवर्क में डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, इसको खत्म करेंगे ना। इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा बच गया था। डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन इन केमिकल बॉन्डिंग एक छोटा सा टॉपिक है ना। या आज जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। और हो सकता है कि फिर जो आज वाला ये सेशन है ये आपका पूरा 1.5 घंटे का सेशन हो भी ना। ठीक है, और इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और आएगा सबसे लास्ट में, उसका नाम होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। यस, ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ये जब मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब मैं आप लोगों को वापस पढ़ाने आऊंगा, उस समय ये सारी चीज मैं आपको वापस समझाऊंगा, है ना। लेकिन कुछ लोग इसको केमिकल बॉन्डिंग के साथ पढ़ाते हैं। एक बार के लिए आपको आइडिया दे देंगे, है ना, क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ताकि अगर कहीं पर भी नाम आए, हालांकि वो नाम मैं ही लूंगा, इसके अलावा फिजिकल और ऑर्गेनिक में ये नाम नहीं बोला जाएगा, बट स्टिल अगर कोई मान लो गलती से पूछ ले, तुम्हारा साथी भाई बहन, है ना, स्कूल में कोई ऐसे शेकी झाड़ने के लिए, तो आप उसको समझा पाओ कि दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अच्छा। अब जैसे ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इनके नाम सुने, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ टॉपिक्स और भी आ रहे होंगे, है ना। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक टॉपिक और बच गया जिसका नाम है बेंट्स रूल। यस सर, ये वाला टॉपिक आपने नहीं करवाया। और एक और टॉपिक बच गया ड्रैगोज रूल, है ना, ड्रैगोज रूल, है ना, ये वाला टॉपिक भी हम लोगों ने नहीं किया। तो ये जो टॉपिक्स है बेटा, ये दीज टॉपिक्स आर स्पेसिफिकली फॉर जेई एडवांस ओनली, है ना। मेंस में इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा चाहता नहीं है, तो इस वजह से जो अपना एडवांस्ड का लेक्चर होगा, है ना, जो एडवांस लेक्चर होगा उसमें मैं ये वाले टॉपिक्स कवर कर दूंगा। ऑलराइट, ठीक है। और एडवांस वाला लेक्चर भी आपको थोड़े टाइम में मिल ही जाना है, ठीक है ना। जब तक आप पूरा ये वाला चैप्टर रिवाइज करोगे, इतने में आप लोगों के लिए एडवांस वाला सेशन भी आ जाएगा। एडवांस सेशन में देखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था ना यार, उसमें एडवांस के नाम पे और कुछ नहीं बचा, वो सारा सब कुछ मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, है ना। उसका सारा पार्ट, चाहे मेंस हो, एडवांस हो, सब कुछ हम लोगों ने कॉपी में कर लिया। हाँ, उसके कुछ एडवांस के कुछ 2-4 क्वेश्चन है, वो भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग दोनों का एक ही सेशन आएगा आपके एडवांस का। इसी वजह से आप लोगों को अभी तक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एडवांस सेशन नहीं मिला था। ऑलराइट, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो स्टार्ट करें जनाब, है ना। सारे लोग रेडी हैं आप लोग? यस, चलिए फिर आइए। कुछ क्वेश्चंस थे होमवर्क वाले, सबसे पहले हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। और बेटा सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पोल भी आज डिसेबल्ड है ना, मैं पोल भी नहीं करवा सकता, है ना, ये इंस्ट्रक्शंस है, नहीं तो अपनी क्लास ही नहीं हो पाएगी फिर वापस। हाँ,
तो क्या कहता है क्वेश्चन में, बैक बॉन्डिंग इन BF3 डज नॉट अफेक्ट। बैक बॉन्डिंग की वजह से BF3 में क्या नहीं इफेक्ट होता, प्लेनरिटी, ये तो इफेक्ट नहीं होती है ना। बैक बॉन्डिंग की वजह से बोरोन के हाइब्रिडाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये तो बात सही है। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है ना, तो ये ऑप्शन तो नहीं कर। बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, ये भी नहीं हो सकता। बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 120 डिग्री का रहेगा। प्लेनरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा बोरोन का, sp2 ही रहेगा है ना। आप लोगों को ये चीज बताई गई थी, आप लोगों को ये चीज बताई गई थी कि यहां पर बैक बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन बैक बॉन्डिंग किधर से किधर की तरफ हो रही है सर, ये हो रही है फ्रॉम टर्मिनल एटम टू सेंट्रल एटम, इस तरह है ना, इधर से इधर की तरफ हो रही है। और जब भी टर्मिनल एटम से सेंट्रल एटम की तरफ बैक बॉन्डिंग होती है, उस केस में आपके बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर दादा हाइब्रिडाइजेशन में फर्क नहीं पड़ा, तो ना तो उसकी स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ेगा, ज्योमेट्री पे फर्क पड़ेगा, कुछ पे फर्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड एंगल वगैरह सब कुछ सेम रहेगा है ना। तो इस केस में जो आपका ऑप्शन नंबर सी है सर, ये बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। ये वाला क्वेश्चन हालांकि हम लोग क्लास में कर चुके थे है ना। यहां पर 2 ही ई है, तीसरा ई नहीं है ना। हाँ जी, हम लोग क्लास में कर चुके थे भाई। देखो ये वाला क्वेश्चन जो था ना, मैंने आप लोगों को बोला था एन ट्राइसिलाइलमाइन, यस दिस इज योर ट्राइसिलाइलमाइन। इसमें सर नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इसी वजह से नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होता था sp2। और अगर sp2 है तो जनाब ये कैसन हो जाएगा सर, ये प्लेनर हो जाएगा, यस। और देखो अगर मान लो ये लिखा है NCH3 होल थ्राइस, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है सर, यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं है तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है सर sp3। और अगर sp3 है तो इसके साथ साथ, और sp3 है तो इसके साथ साथ इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। अरे बोलना यार दादा क्या बात सही है क्या, यस। तो देखो क्या लिखा है, ये वाला पिरामिडल होता है क्या, नहीं। ये वाला प्लेनर होता है क्या, बिल्कुल प्लेनर होता है। इसमें भी लिखा है प्लेनर होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी तो उड़ गया, बी और डी में से एक होगा। कहता है ये इससे ज्यादा बेसिक है ना, बैक बॉन्डिंग की वजह से सर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, तो सर ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यस याद है आप लोगों को है ना। तो ये चीज तो हम लोग लास्ट क्लास में कर ही चुके थे। आइए फिर ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ब्रिज बॉन्डिंग में हालांकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी सारी चीजें देखी थी। B2H6 जो डाइबोरेन है उसकी स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को बता दी थी है ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क में करने के लिए दिए थे, आज वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। आओ जी आइए देखते हैं। तो बेटा ब्रिज बॉन्डिंग में सबसे पहले मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताई थी B2H6 की, याद आया कुछ वापस से फटाफट से मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं है ना। अच्छा देखो यहां पर ना बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, मैं आप लोगों के डाउट देख रहा था ना ऐप पे, जो आप डाउट भेजते हो ना, तो मैं उसमें डाउट देख रहा था। काफी सारे बच्चों ने लिखा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है या फिर आयोनिक बॉन्ड है। यार ये तो आप लोगों को पता लगना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं NaCl कोवेलेंट है कि आयोनिक है, तो आप बोलोगे सर सीधी सी बात है आयोनिक है। जनरली हमारे जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ बेरिलियम वगैरह को छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं तो है ना, बाकी में जो आपका परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर होता है वही मैक्सिमम होता है, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ही कम होता है। एक मैंने एग्जांपल दिया था AlF3 का है ना, और मैंने कहा था कि भाई इसमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। तो देखो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने का एक तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैंने आपको बताया था पहले कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, याद है 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला याद है आप लोगों को। तो वहां से आप परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो, एक तो वो। और या फिर दूसरा अगर मैं AlF3 की बात करूं, उसमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होने का रीजन है, पहली चीज जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे देखो F- जो एनायन है उसकी साइज छोटी है। और याद करो हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि एनायन का साइज इतना छोटा होता है उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम होता है। एनायन का साइज बढ़ने के साथ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, तो सर उसमें तो एनायन की साइज छोटी है, इस वजह से परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर काफी कम है, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो फिर किसी ने बोला कि सर तो फिर BF3 भी आपका वो होना चाहिए, को आपका आयोनिक होना चाहिए। नहीं, जो बोरोन होता है वो आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि बोरोन की साइज होती है छोटी। बेटा साइज छोटी है तो उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल होता है, कैटायन नहीं बनता बोरोन का है ना। बोरोन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाना बहुत मुश्किल है, उसकी साइज छोटी है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भयंकर हाई है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा होती है, तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम जो होता है वो बोरोन से नीचे आता है
है ना, उसकी साइज बढ़ जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है बोरोन के कंपैरिजन में। इस वजह से AlF3 में परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर काफी हाई होता है, ठीक है ना। तो ऐसे कभी जनरलाइज मत किया करो, ये कैसे हो गया, ये इसमें हो गया तो उसमें क्यों नहीं हुआ, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक रहा होगा, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, एक और बच्चे ने डाउट पूछा, एक और बच्चे ने लिखा कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक तो सब बढ़िया चल रहा था, है ना, एकदम मजा भी आ रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक तो, लेकिन सर उसके बाद ना कहानी एकदम से अलग होगी सर, उसके बाद ना ऐसा लग रहा कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, है ना। देखो, वो कॉन्फिडेंस नहीं आने का रीजन सिंपल है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक तो सारी चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल एक सीक्वेंस में चल रही थी। उसके बाद जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स हैं, थोड़े थोड़े अलग से टॉपिक्स हैं, जिनमें कुछ अलग कहानी हो रही है। बैक बॉन्डिंग में कुछ अलग चीज हो रही है, ब्रिज बॉन्डिंग में कुछ अलग चीज हो रही है, जो नॉर्मल बॉन्डिंग से अलग है, नॉर्मल बॉन्डिंग से डिफरेंट है ना। तो इस वजह से हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो। एक बार के लिए लेक्चर वापस देखो, है ना, जो बैक बॉन्डिंग मैंने करवाई है, जो स्ट्रक्चर्स बनवाई हैं, उनको एक बार खुद से वापस बनाने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। कई बार हमें ऐसा फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन, ये वाला मुझे ना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं, वो आपको समझ में आया हुआ है, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस करते हो उस टॉपिक में, मान लो 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एकदम से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार इसका मतलब ये टॉपिक मेरा ठीक है, 10 में से 80% तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ही पा रहा हूं, है ना। तो जिन बच्चों को ऐसा है कि यार सर मैंने 3-4 बार पढ़ लिया है और फिर भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूं ना, तो आप क्या करो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना, उसी टॉपिक से रिलेटेड, और आई कैन गारंटी यू वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाएंगे, है ना। ऐसा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है ना, ये आसान टॉपिक है। हालांकि मैंने उसमें काफी इलाबोरेट करके आप लोगों को चीजें बताई है, ताकि मेंस एडवांस ऐसा कोई पंगा ना रहे कि भाई यहां तक मेंस है, यहां तक एडवांस है। जो भी टॉपिक्स हैं सारे हम लोगों ने बिल्कुल एकदम थोरोली पढ़े हैं, है ना, और इन पे किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे मान लो किसी चैप्टर में 10 टॉपिक होते हैं, तो 10 में से 1 या 2 टॉपिक बच्चों का ऐसा रहता है कि हाँ सर ऐसा लग रहा थोड़ा सा मुश्किल हो जैसे, है ना, दैट इज क्वाइट नॉर्मल, है ना, ये सबके साथ होता है। यस, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है। 10 के 10 टॉपिक एकदम जक्कास, एकदम शानदार, वो बहुत मुश्किल होता है। ऐसा मैक्सिमम लोगों का रहता है सर 10 में से 8 तो मुझे एकदम बढ़िया आते हैं, ये वाले टॉपिक में थोड़ा सा दिक्कत है और दूसरा वाला टॉपिक मुझे थोड़ा कम आता है, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। तो ये सबके साथ, आप टेंशन मत लो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ है, हर किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम रहता है ना। तो उस पर आप काम करो, थोड़ा सा उसको रिवाइज करो, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, हो जाएगा ठीक। यस, आइए फिर चलते हैं हम लोग B2H6 के स्ट्रक्चर के बारे में। मैं आपको एक बार वापस से हल्का सा रिवाइज करवा देता हूं, है ना, माहौल सेट करते हैं, है ना भाई, माहौल बनाना ज्यादा जरूरी है भाई, है ना, माहौल के बिना कुछ भी नहीं है। यस, आओ फिर देखो जी, B2H6 की जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बोली थी, हम लोगों ने लिखा था कि B2H6 को क्या बोला जाता है, B2H6 होता है डाइबोरेन। क्या बोला जाता था, डाइबोरेन। एक BH3 होता है, BH3 होता है जनाब बोरेन। यस, बोरेन। अगर आप दो BH3 को मिला दो, तो क्या बन जाएगा, B2H6 बन जाएगा। और क्योंकि 2 बोरेन से मिलकर बना है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डाइबोरेन। यस, समझ में आई मेरी बात, एकदम बढ़िया। अब देखो, इसको मैंने नाम दिया था डाइमर, और एक बच्चे ने यह भी पूछा सर बाकी सब तो समझ में आ गया, ये नहीं समझ आया डाइमर क्या होता है। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा बाकी सब समझ में आ गया और डाइमर नहीं समझ में, ऐसी क्या बात है यार, हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब देखो, डाई का मतलब क्या होता है, डाई मतलब वो वाली डाई नहीं, है ना, वो वाला डाई नहीं, डाइव नहीं, है ना, डाई वो वाला भी डाई नहीं, है ना। यहां पर डाई का मतलब है 2, डाई का मतलब क्या बेटा, 2, और मर मतलब यूनिट, है ना, 2 यूनिट। यस, ऐसा नहीं है कि 2 बार मर, नहीं ऐसा नहीं, 2 यूनिट, है ना। देखो यहां पर 2 BH3 की यूनिट आपस में मिलकर क्या बना रही है, 1 यूनिट बना रही है B2H6। सो दिस इज अ डाइमर ऑफ BH3। क्लियर। फिर हम लोगों ने लिखा था कैसा होता है दिखने में इसकी शक्ल, इसकी शक्ल सर ऐसी होती थी, ये है B, ये है H, यहां पर एक और बोरोन, ये है सर H, एक H और एक H। सर बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल था, यस, तो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर गया, इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। यस, तो ये वाला जो बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड को हम लोगों ने नाम दिया था 3c 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यस, 3c 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या फिर हम लोगों ने इसको और बोला था क्या, बनाना बॉन्ड। क्या नाम दिया था बेटा, बनाना बॉन्ड, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो शेप है ना, देख रहे हो आप, इसकी जो शेप है वो कैसी है, बनाना जैसी है। और ये 3c 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, हम लोगों ने बोला था सर ये जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। यस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है, बिल्कुल सही है।
है ना। ये है ब्रिज बॉन्ड और ये है टर्मिनल बॉन्ड्स। हम लोगों ने लिखा था ब्रिज बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती थी, है ना। ये वाला एंगल था θ1 और ये वाला एंगल था θ2। तो हम लोगों ने ये भी लिखा था कि सर θ1 इज ग्रेटर देन θ2। और क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो सर ये कैसा होता था, ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होती थी। याद है आप लोगों को? वापस रिवाइज करवा रहा हूं, है ना, वापस एक तरह से रिवीजन हो रहा है अपना। सर ये ज्योमेट्री कैसी होती है, नॉन प्लेनर, ठीक है ना। इसमें सर ये वाला हाइड्रोजन प्लेन से बाहर, एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर होता है, बाकी सारे के सारे जो एटम्स है वो प्लेन के अंदर रहते हैं। यस फिर हम लोगों ने एक चीज और लिखी थी कि जो हमारा बनाना ये अपना ब्रिज बॉन्ड होता है, सर ये जो ब्रिज बॉन्ड होता है ना, ये दो तरह का होता है। ये कितनी तरह का होता है, दो तरह का। यस कौन कौन सी तरह का? एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड, यस, और दूसरा होता था इलेक्ट्रॉन रिच या फिर कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड कौन बनाता है? जिस एटम के पास क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, वो जनरली कोऑर्डिनेट ब्रिज का फॉर्मेशन करता था। यस और सर ये ऐसे जनरल कौन होते हैं, हैलोजन्स होते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन करते थे। याद है आप लोगों को? पक्का? अच्छा तो अब देखो एक और एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने लिखा था और वो था Al2Cl6। याद है Al2Cl6? सर ये Al2Cl6 क्या होता था? ये होता था AlCl3 का डाइमर। दो AlCl3 आपस में मिलके क्या बनाते थे, Al2Cl6 का फॉर्मेशन करते थे। याद है? सर इसमें ये वाला है एल्यूमिनियम, इसके पास 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ये देखो सर ये रहे 3 क्लोरीन। ये वाला दूसरा एल्यूमिनियम, सर इसके पास भी 3 क्लोरीन थे। ये देखो सर तीसरा क्लोरीन। और सर इस क्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। और जो आपका एल्यूमिनियम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह से रुक गया था मामला। हाँ तो देखो ये था। और सर यहां पर ये जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर रखा है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। एल्यूमिनियम को मजा आ जाएगा, एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था एल्यूमिनियम, यस उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। वैसे ही इधर से ये वाला जो क्लोरीन है वो भी एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये जो बॉन्ड है ये हो जाएगा आपका ब्रिज बॉन्ड। कौन सा हो जाएगा जनाब, ब्रिज बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जो ब्रिज बॉन्ड है बेटा, ये जो ब्रिज बॉन्ड है ये किस तरह का ब्रिज बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड है। ये एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो है। इसको ब्रिज बॉन्ड क्यों बोला है, क्योंकि दो एल्यूमिनियम इस क्लोरीन के थ्रू आपस में जुड़ रहे हैं। दिस क्लोरीन इज योर ब्रिजिंग एटम। क्लोरीन के पास लोन पेयर था तो इसने कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। यस क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? और यहां पर भी जो एल्यूमिनियम है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और ये भी कैसा होगा, नॉन प्लेनर होगा। क्लियर है? ऑल राइट। तो अब इसके बाद मैंने आप लोगों को शायद होमवर्क में क्या दिया था, कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाने को दी थी, एक बार मैं देखता हूं। ओ ये तो पूरी ऐप ही खोलनी पड़ेगी। हाँ 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 हाँ, एक मिनट रुको देखें, है ना, लास्ट क्लास में कौन कौन सा होमवर्क दिया गया था आप लोगों को, एक बार के लिए फटाफट से देख लेते हैं, है ना। एक मिनट वेट करना जनाब, अरे कर लोगे, है ना। चलो ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। इतने में ना मैं कुछ और भी आपको एग्जांपल दे देता हूं ना। जैसे मान लो उसमें सारे आ जाएंगे, है ना, उसमें जो आपको होमवर्क दिया होगा ना वो भी आ जाएंगे सारे। जैसे मान लो ऐसा लिखा आपके सामने Al2H6, ऐसा पूछ लिया आपसे Al2H6, तो ये बिल्कुल कैसा बनेगा, ये बिल्कुल बनेगा कैसा, सिमिलर टू B2H6, है ना। जैसा B2H6 हुआ करता था बिल्कुल वैसा ही Al2H6 होगा, क्योंकि बोरॉन और एल्यूमिनियम सर दोनों ही एक ही पीरियड के मेंबर, एक ही ग्रुप के मेंबर है ना। जिस तरह की बॉन्डिंग बोरॉन में उसी तरह की एल्यूमिनियम में। यस तो चलो अगर इसको बनाना भी चाहो ना आप लोग ऐसे बना सकते हो। ये है एल्यूमिनियम, ठीक है, एक H ये रहा, एक H ये रहा और एक H ये रहा,
क्लियर है। और ये हो गया AlS3, फिर उसके बाद एक और एल्यूमिनियम, ये 1H, ये 2H और 1H है। तो अब क्या होगा, अब होगा सर कुछ ऐसा, ये वाला ऑर्बिटल इसके एक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेगा, एक बनाना बॉन्ड यहां, एक बनाना बॉन्ड यहां बन जाएगा। क्लियर है। और वापस से ये जो एल्यूमिनियम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, sp3 हो जाएगा। यस, तो ये जो आपका बॉन्ड है ये वापस से 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। यस, आप इसको बनाना बॉन्ड कह सकते हो। और सर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है ना, 3s2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सर ये भी कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होने वाला है। क्लियर। अच्छा, ये जो ओवरलैप हुआ ना, कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं चेक करो। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो एल्यूमिनियम का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और इस हाइड्रोजन का कौन सा s ऑर्बिटल, और इस एल्यूमिनियम का कौन सा sp3। तो इसको sp3s sp3 इस तरह की ओवरलैपिंग के नाम से भी पुकारा जाता है। मेरी बात समझ में आई आपको? यस, पक्का, ठीक है। और देखो एक और एग्जांपल इसका लिखा जा सकता है, वो है B2H6, है ना, B2H4, सॉरी B2H4, ये भी इस कैटेगरी में आप डाल सकते हो। कैसे सर, जैसे मान लो ये है आपका हाइड्रोजन, ये है बोरोन, ये सॉरी B2H4 नहीं, B2H4 बेरिलियम, बेरिलियम कौन बे, बेरिलियम, बेरिलियम है ना, ये रहा बेरिलियम है ना, ठीक है, बेरिलियम। और वैसे ही एक और बेरिलियम, ये देखो हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन ये रहा। क्लियर। तो देखो यहां क्या होगा सर, बेरिलियम ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप, इसका एक ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और इस बेरिलियम का ऑर्बिटल, ये तीन ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर लेंगे। यस, और उससे क्या बन जाएगा, ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखो अब जो बेरिलियम है, देखो बेरिलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर यूज कर लिया बॉन्ड फॉर्मेशन में, एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज कर लिया। वैसे ये वाला जो बेरिलियम है इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज कर लिया, और हाइड्रोजन का इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है ही। तो सर यहां पर देखो बेरिलियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम तीन एटम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, दो ही। तो इसी वजह से इसको भी आप क्या कह सकते हो, 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कह सकते हो। यस, और सर ये भी कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होगा। अच्छा, अगर मान लो इसमें तुमसे क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम, है ना, बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर बेरिलियम तीन बॉन्ड बना रहा है, देख रहे हो आप, 1 2 3, बेरिलियम तीन बॉन्ड बना रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आई, है ना, sp2 हो जाएगा। अच्छा, एक बच्चे को यह भी डाउट था कि सर ये हाइड्रोजन दो बॉन्ड कैसे बना पा रहा है। एक्चुअली ये दो बॉन्ड नहीं बना रहा है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह का है कि ऐसा लग रहा है कि ये दो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये दो बॉन्ड नहीं है एक्चुअली। यह हाइड्रोजन इस वाले बॉन्ड में 0.5, इस वाला ये वाला बॉन्ड भी 0.5, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, है ना। आप ऐसे सोच सकते हो कि आधा बॉन्ड इधर बना रहा है, आधा बॉन्ड इधर बना रहा है। एक्चुअली होता क्या है, ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है। ये वाला ऑर्बिटल इसका sp2 हाइब्रिडाइज, इसका 1s ऑर्बिटल और इसका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, सिर्फ फर्क इतना सा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका जो हाइड्रोजन है वो दो बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन दो बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ठीक है ना, उसकी इतनी औकात नहीं है, ठीक है ना, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। यस, अच्छा, तो सर यहां पर ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा, क्या ये प्लेनर होगा, बिल्कुल होगा भाई, प्लेनर क्यों नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में होंगे। और सर ये वाला जो ऑर्बिटल जिनकी ओवरलैपिंग हुई है वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, देखो बेरिलियम का तो है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन का है s ऑर्बिटल, और यहां पर बेरिलियम भी है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, है ना। तो ये sp2s sp2, इस ये वाली ओवरलैपिंग भी इसको कहा जा सकता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इसमें sp3s sp3 थी, इसमें sp2s sp2 है। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। वाह, हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ, आगे चल सकते हैं हम लोग। यस, है ना, ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स आप लिखोगे ना तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। दिस इज योर डाइमर, है ना, इसको डाइमर कह सकता हूं ना, किसका डाइमर है ये BeH2 का डाइमर है, इसको BeH2 ट्वाइस भी लिख सकते हो, है ना, ये BeH2 का डाइमर है, Be2H4 है।
क्लियर? अच्छा आगे चलो, देखो आगे देखो, कुछ और एग्जांपल्स देते हैं आप लोगों को, कुछ और एग्जांपल पेश किए जाएं। लो जी, कुछ और एग्जांपल पेश करते हैं। जैसे मान लो BeH2 है ना, ये पॉलीमर भी बना सकता है। पॉलीमर का मतलब ये n टाइम्स रिपीट हो जाएगा। अच्छा सर, हाँ याद आया, हम लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा था। कौन सी क्लास में? कक्षा 8 में, कि BeH2 या फिर कोई भी पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब बहुत सारी, मर मतलब यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स एक के बाद एक रिपीट हो जाएं तो पॉलीमर बन जाता है ना? तो यहां पर रिपीट कौन हो रहा है? BeH2 कितनी बार? n टाइम्स। तो ये बन जाएगा आपका पॉलीमर। सर ये कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा? एक बार के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। यस, आइए जी, आइए जी एक बार के लिए देख लेते हैं। जैसे देखो बेटा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये है हाइड्रोजन, बेरिलियम, हाइड्रोजन। देखो ये रहा BeH2 है ना, BeH2 है ना, ये वैसे ही देखो एक और BeH2 ये रहा, है ना? ऐसे बहुत सारे BeH2 एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। किसके थ्रू जुड़ेंगे वो आप लोग जानते ही हो, वो आप लोग जानते ही हो, है ना? ऐसे बहुत सारे BeH2 यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। कैसे कैसे सर, है ना? कैसे कैसे बोलो? इस हाइड्रोजन के थ्रू ब्रिज बन जाएगा, इस हाइड्रोजन के थ्रू ब्रिज बन जाएगा, इस हाइड्रोजन के थ्रू ब्रिज बन जाएगा। वैसे ही इस हाइड्रोजन और इस बेरिलियम के ब्रिज, ये वाला ब्रिज, ये वाला ब्रिज, इस तरह से, है ना? और वैसे देखो इधर क्या होगा, दूसरे वाले का हाइड्रोजन रहा होगा, यस, और यहां पर भी क्या रहा होगा, इधर वाले का हाइड्रोजन रहा होगा, यहां पर बेरिलियम होगा ना, उसका हाइड्रोजन रहा होगा। तो ये इस तरह से बेरिलियम की ज्योमेट्री इस तरह से बन जाती है। देख रहे हो आप लोग, है ना? दिस इज योर BeH2n, है ना? n टाइम्स BeH2 रिपीट हो गया है। यस, और ये वाला है आपका ब्रिज बॉन्ड, दिख ही रहा है ना सर? ये वाला है हमारा ब्रिज बॉन्ड। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम? सर यहां पर हमें लग रहा है बेरिलियम 4 बॉन्ड बनाता हुआ, तो सर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? यस। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि BeH2n में जो बेरिलियम का एटम है वो कितने कितने ब्रिज बॉन्ड बना रहा है, वो कितने ब्रिज बॉन्ड बना रहा है? तो आप बोलोगे सर देखो ये वाला बेरिलियम एक ब्रिज बॉन्ड ये बना रहा है, एक ये बना रहा है 2, एक ये बना रहा है 3 और ये बना रहा है 4। तो एक बेरिलियम का एटम 4 ब्रिज बॉन्ड बना रहा है ना? एक बेरिलियम जो है बेटा कितने ब्रिज बॉन्ड बना रहा है? 4 ब्रिज बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इस केस में। यस। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन sp3s मतलब टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल इसका मतलब सर ये जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी सर? नॉन प्लेनर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? नॉन प्लेनर हो जाएगी। यस 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 बोलो। अच्छा, और वापस से वो सारी 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 कंडीशंस वही है ना? ये वापस से इसको आप 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलोगे, है ना? और 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इसका मतलब सर ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। यस यस, कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। ठीक है, वापस से मैं कह दूं यह हाइड्रोजन 2 बॉन्ड नहीं बना रहा है। यस, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड नहीं बना रहा है, इस बात का याद रखना। ठीक है ना? हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही बना रहा है, आप ऐसे समझ लो 0.5 इधर 0.5 इधर, तो एक बॉन्ड बनेगा टोटल। ठीक है। अच्छा, और जिन लोगों को 3c2 इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आया अब तक तो आ जाना चाहिए था, मैं वापस बता देता हूं। बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर काम में ले लिया, एक इधर काम में ले लिया। इसने भी एक इधर काम में ले लिया, एक इधर काम में ले लिया, है ना? तो और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखो ये वाला जो बॉन्ड है इसमें बेरिलियम का कोई एटम नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एटम 3, बेरिलियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम, और इलेक्ट्रॉन कितने? सिर्फ 2। तो 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आप इसको कह सकते हो। मेरी बात आपको समझ में आ रही है शायद? यस यस यस, क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं है, है ना? अब देखो एक और एग्जांपल आप लोगों को दिया गया था। अच्छा, इसको और क्या कह सकते हो, है ना? ये वाला जो इस तरह से आपके एटम्स जो हैं वो इस तरह से ओवरलैप किया है, तो इस ओवरलैप को और क्या कह सकते हो बेटा? ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल, और इस बेरिलियम का sp3 ऑर्बिटल। तो इस ओवरलैप को sp3 ओवरलैप भी आप कह सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गई बात? बिल्कुल सर, यहां तक तो सब एकदम बढ़िया चल रहा है। और आपको जो अगला एग्जांपल दिया गया था मेरे हिसाब से ये वाला मैंने आपको होमवर्क दिया था, Al2CH3 6, ये वाला, ये एग्जांपल दिया था, है ना? तो एक्चुअली ये भी क्या है, देखो ये रहा आपका एल्यूमिनियम, यहां पर है CH3, ठीक है? एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, ठीक है? और एक और एल्यूमिनियम ये रहा, एक CH3 यहां, एक CH3 यहां, और एक CH3 यहां।
सर कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग, कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे हैं। देखो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में इसने काम में ले लिया। बोरोन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसने काम में ले लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में। यहां पर भी एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ रखे हैं और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर काम में आ रखा है। यस, क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? जल्दी बताओ, क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट? आप बोलोगे नहीं सर, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इनकंप्लीट ऑक्टेट है। इसका मतलब और कुछ नहीं सर, ब्रिज बॉन्ड हो जाएगा। ये लो, इसका जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो इसके साथ ओवरलैप कर लेगा और वैसे ही इधर से हो जाएगा। तो सर वापस से आपका जो एल्यूमिनियम है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, देख लो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इसका मतलब ये कैसा है सर? ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। कैसी है बेटा? नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। यस, अच्छा, और ये जो बॉन्ड बना है ना, जिसको आपने ब्रिज बॉन्ड नाम दिया है, ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या फिर कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड है? क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर होता है? नहीं। जब लोन पेयर नहीं है तो ये कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता, वहीं पे कहानी खत्म हो गई, है ना। तो सर क्या होगा? देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। यस, कोई ये ना कह दे सर कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, फिर समझ लो कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। सिर्फ क्या है कि इधर वाला 0.5, इधर वाला 0.5, 1 2 3 तो ये रहे कार्बन के, और ये वाला 0.5 और ये वाला 0.5, टोटल 4 ही बॉन्ड बना रहा है कार्बन, 5 बॉन्ड नहीं बना रहा है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, बिल्कुल सर। और देखो ये वाला जो आपका बॉन्ड बना है, ये वाला बोल दो या फिर ये वाला बोल दो, एक ही बात है। इसमें कितने एटम्स है? एल्यूमिनियम, कार्बन, एल्यूमिनियम। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन। इसको भी आप 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलोगे, ठीक है। और सर ये वाला भी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अच्छा, इस ओवरलैप को क्या कहोगे? इसका sp3, कार्बन का भी sp3 और इस एल्यूमिनियम का भी sp3, तो इसको sp3 ओवरलैप भी कह सकते हो। तो आपका अगर हाइड्रोजन आ जाए, आपका अगर कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए, तो वो जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रिज बॉन्ड तभी बनेगा जब यहां पर क्या प्रेजेंट हो? एक ऐसा एटम प्रेजेंट हो जिसके पास लोन पेयर हो। लोन पेयर से ही तो कोऑर्डिनेट बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई? फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, है ना। फटाफट से बेटा इसको नोट करो और फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस यस, नोट करो बेटा फटाफट। चले, चलिए जी। तो और देखो, और एग्जाम्पल आप लोगों को करवाए गए थे ना, कौन सा? आप लोगों को Al2Cl6 मैंने करवा दिया था, Al2Cl6 करवा दिया था। तो जैसा Al2Cl6 है वैसा ही Al2Br6 है। दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा? सेम ही होंगे। यस, दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, है ना। जहां पर क्लोरीन लिखा है वहां पर ब्रोमीन आ जाएगा। सिर्फ इतना सा फर्क होगा और कोई फर्क नहीं है। आओ देखो, देख लेते हैं फिर भी एक बार के लिए, है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस ही आएगा। एल्यूमिनियम है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है। यस, यहां पर ब्रोमीन है। सर यहां पर एल्यूमिनियम है, एक ब्रोमीन ये रहा, एक ब्रोमीन ये रहा और एक ब्रोमीन ये रहा। सर ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट कर लेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा, है ना। ये हो जाएगा आपका ब्रिज बॉन्ड। क्या हो गया बेटा? ब्रिज बॉन्ड। बिल्कुल सेम, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर? तो यहां पर जो आपका एल्यूमिनियम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। यस, एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp3 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपसे ब्रोमीन का हाइब्रिडाइजेशन पूछता, ब्रोमीन का हाइब्रिडाइजेशन पूछता, तब आप क्या कहते? सर इसके पास 2 लोन पेयर बचे हैं और सर इसने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, है ना। इसको लोन पेयर नहीं गिनोगे, अब ये लोन पेयर रहा ही नहीं, इसने तो इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लिया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं।
कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो सर ये कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड का एग्जाम्पल है, ये किसका है बेटा? अच्छा ये भी कैसा होगा? नॉन प्लेनर होगा। यस यस बेटा, कैसा होगा? नॉन प्लेनर होगा, है ना, नॉन प्लेनर होगा। और सर ये भी किसका एग्जाम्पल है? कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड का एग्जाम्पल है, कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड का एग्जाम्पल है। क्लियर? आगे चलते हैं। और अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया था Be2Cl4। क्या दिया गया था बेटा? Be2Cl4। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है? सर ये होता है डाइमर ऑफ BeCl2। दो BeCl2 आपस में मिलके Be2Cl4 का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ये जो Al2Br6 है, सर ये डाइमर होता है किसका? AlBr3 का, एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड। यस, वैसे ही Be2Cl4 जो होगा वो BeCl2 का डाइमर होगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? एक बार बना के देख लेते हैं इसको भी। सर यहां पर है एक आपका बेरिलियम, यस ये है बेरिलियम। सर एक रहा क्लोरीन, ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा। दूसरा बेरिलियम, सर एक क्लोरीन ये रहा, सर एक क्लोरीन ये रहा। सर बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और जो आपका क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर, क्लोरीन के पास सर लोन पेयर, तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट कर लेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा। ये हो गया आपका ब्रिज बॉन्ड, ये हो गया बेटा ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, तो ये सर कौन सा ब्रिज बॉन्ड है दादा? ये है कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। यस, कौन सा ब्रिज बॉन्ड है दादा? कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। और फटाफट से बताओ इस बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर बेरिलियम देखो ऐसा लग रहा है 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है मतलब sp2, है ना। यहां पर भी कैसा? sp2। और अगर sp2 है तो सर ये ज्योमेट्री कैसी होगी? प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, ये ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा? प्लेनर हो जाएगी। क्लियर है? वेरी गुड। तो आपका जो BeCl2 है ना, BeCl2 है ना, वो गैसियस फेज में या वेपर फेज में Be2Cl4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वैसे ही एक और बन जाता है BeCl2n पॉलीमर। जैसे हम लोगों ने अभी एक और बनाया था ना BeH2n, है ना, बेरिलियम के हाइड्राइड का पॉलीमर बनाया था। वैसे ही BeCl2 जो है वो सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर। बेटा सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर BeCl2n। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, जो पूछा जाता है कि BeCl2 आपका गैसियस स्टेट में वेपर फेज में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? Be2Cl4 की फॉर्म में। और सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? पॉलीमर की फॉर्म में BeCl2n। ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स, उसमें आएगा ये वापस। यस, ये वापस आएगा। उस दिन मैं तुमसे पूछूंगा और उस दिन मैं तुम्हें कहूंगा कि याद करो वो दिन, और तुम पता नहीं कौन कौन से दिन याद करने लग जाओगे, है ना। मैं इस दिन की बात करूंगा उस दिन। ठीक है, याद रखना इस बात को। आओ जी, सर ये कैसे बन गया? अभी देखो बना लेते हैं, ऐसी क्या बात है। ये है BeCl2, है ना, अभी जैसे बनाया था ना वैसे ही बनेगा यार, इतना काहे का टेंशन। ये एक और BeCl2 लिख दो, 3 ही लिख देते हैं ना, एक और BeCl2 लिख दो। लो सर, लिख दिया। सर क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर है, तो लोना कोऑर्डिनेट करवाओ ना। सर क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर है, तो कोऑर्डिनेट करवाना। क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर है। बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, कोऑर्डिनेट करवाना। सर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, सॉरी बेरिलियम के पास, क्लोरीन के पास लोन पेयर है। ये लो सर, है ना, एक क्लोरीन इधर भी रहा होगा तो किसी दूसरे का रहा होगा ये, है ना, इधर किसी दूसरे का रहा होगा, और यहां पर भी एक क्लोरीन रहेगा, वो किसी दूसरे का रहा होगा। सो ऐसे बन जाता है आपका बेरिलियम BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट BeCl2n। समझ में आई बात? अच्छा चलो बताओ, बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ खटाक से। सर बेरिलियम ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और sp3 है। सर इसका मतलब सर ये ना वेपर सॉलिड फेज में ये नॉन प्लेनर होता है। सर ये वेपर फेज में प्लेनर होता है, देख रहे हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कैसा हो जाएगा? प्लेनर। इस तरह के क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं जेईई के एग्जाम्स में। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। एक बार फटाफट से, नहीं किया जिन लोगों ने वो नोट करो, फिर उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल और देता हूं
और फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए ना, अब तो अगर रात को तुम्हें 3 बजे भी कोई उठा के पूछ लेना, भाई तुझे ब्रिज बॉन्ड आता है क्या, वहीं पे समझा दियो पूरा, जोरदार, खुश हो जाएगा। चलो करो, नोट करो बेटा, नोट करो इसको, है ना। फटाफट से नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। फटाफट फटाफट नोट करो, नोट करो, नोट करो। वाह, चलें। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। हालांकि जो ज्यादातर हमारे काम के आने वाले एग्जांपल्स है ना, वो ये वाले हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बट फिर भी एक आधा एग्जांपल और देते हैं, है ना। I2Cl6, यस, कौन सा, I2Cl6, है ना। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, देखो ICl3, है ना, उसका डाइमर होता है। दो ICl3 आपस में मिलके I2Cl6 का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं, आओ सर आओ। ये रहा आपका आयोडीन, ये कितने बॉन्ड बना रहा है सर, 3 बॉन्ड बना रहा है। सर क्लोरीन के वैलेंस, आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 7 होते हैं। 7 में से 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए, इसका मतलब इसके पास 2 लोन पेयर बाकी हैं। इधर दूसरा आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, यस सर, इसके पास भी क्या है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है ना। और सर क्लोरीन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, सर इस क्लोरीन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है ना। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था, जो सेंट्रल एटम था उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, तब ब्रिज बॉन्ड बन रहा था, है ना। मैंने आपको बोला था जनरली ऐसा ही होता है कि जब आपका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तब जाके ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब वो क्या नहीं बना पाता, आपका बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाता। हालांकि BeCl2 में बैक बॉन्डिंग भी थी और ब्रिज बॉन्डिंग भी थी, दोनों ही थी, है ना। दोनों एक साथ भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ये वाला जो केस है, इस वाले केस में जो क्लोरीन है वो इस आयोडीन के साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा, ये वाला क्लोरीन है इस आयोडीन के साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा। ऐसा क्यों सर, आयोडीन का तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं ये मानता हूं आयोडीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट स्टिल आयोडीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है ना, इस वजह से ऐसा हुआ है। अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता ना, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके सर, फिर समझ में आ गई आपकी बात। चलिए फिर ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट, ये वाला है ब्रिज बॉन्ड, यस ये ब्रिज बॉन्ड है भाई। और ये कौन सा ब्रिज बॉन्ड है सर, ये कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड है। कैसा है, कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड है, समझ गए हो अब तुम लोग, यस। और सर आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो खटाक से। सर इसके पास 2 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, sp3d2, क्लियर है। तो ये और क्लोरीन का तो sp3 रहना ही है। ऑलराइट, समझ में आ गई आपको मेरी बात, नोट कर लो इसको, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। ये लास्ट एग्जांपल था, अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। कर लो बेटा, नोट कर लो, है ना। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्रिज बॉन्ड अच्छे से समझ में आया होगा यार। इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दे दिए ना। अब अगर पूरी आपकी केमिस्ट्री में कहीं पर भी ब्रिज बॉन्ड अगर कहीं आएगा, तो वो या तो इन्हीं एग्जांपल्स में से कोई एक होगा, ठीक है। और अगर मान लो कोई और भी होगा, तो आप लोग उसको पहचान लोगे, क्योंकि हमने इतने सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं इससे रिलेटेड, ठीक है जी। तो चलिए फिर ब्रिज बॉन्ड हो गया खत्म। अब इसके बाद कुछ छोटा मोटा ज्ञान आपको और दिया जाए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन B2H6, ठीक है। B2H6 में क्या था सर, कुछ ऐसा था, ये है सर BH H B H H और H, ऐसा ही था ना, ऐसा ही था ना। देखो ये वाले टर्मिनल बॉन्ड जो थे वो कैसे थे, 2C2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो ब्रिज बॉन्ड थे ये कैसे थे, 3C2 इलेक्ट्रॉन। तो 2C2 इलेक्ट्रॉन वाला 1 2 3 4 टर्मिनल बॉन्ड 2C2 इलेक्ट्रॉन वाले कितने हैं, 4 है, और 3C2 इलेक्ट्रॉन वाले कितने हैं, 2 हैं। 4 और 2 पहले कौन से पूछे, 2C2, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, बहुत आसान,
चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है और मोर देन वन ऑप्शन है ना। जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग कर पाएंगे क्या। AlCH3 whole thrice has the 3-centered 2 electron bonds in its dimeric structure। अभी करवाया था ना। Al3CH3 whole thrice का क्या बन रहा है, डाइमरिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये Al2CH3 whole 6 की बात कर रहा है। और अभी हम लोगों ने ये वाली स्ट्रक्चर बनाई थी, ये देखो ये वही है, याद आया? अरे बोलो ना, याद आया क्या? तो ये वाला कौन सा बॉन्ड था, 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सर ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे कहता है द लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ AlCl3। सर यहां पर BCl3 जो है ना, उसमें बैक बॉन्डिंग थी, बिल्कुल थी। क्या AlCl3 में बैक बॉन्डिंग थी? हमने लिखा था एग्जांपल में भाई इसका 3, ये भी थर्ड पीरियड का, ये भी थर्ड पीरियड का, यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं थी। तो सर क्या होगा फिर, अगर एक में बैक बॉन्डिंग हो दूसरे में बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो फिर कैसे कंपेयर करें, है ना, इसको कैसे कंपेयर करें ये हम लोग देख लेते हैं, है ना। इसको कैसे कंपेयर करें ये हम लोग देख लेते हैं। जब एक एटम आपका सेकंड पीरियड का है, दूसरा एटम थर्ड पीरियड का है, तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर की जाती है? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है भाई। आप बोलोगे इन दोनों में से, इन दोनों में से अगर हम लोग साइज की बात करें, साइज की बात करें बोरोन और एल्यूमिनियम, तो इन दोनों में किसकी साइज बड़ी है? यस, किसकी साइज बड़ी है, जल्दी से बताओ किसका साइज बड़ा है? आप बोलोगे सर डाउन द ग्रुप जाने पर जो साइज है वो इंक्रीज करती है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। सर डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो जो साइज है वो डिक्रीज करेगी। बिल्कुल सही बात है, सॉरी साइज जो है वो इंक्रीज करेगी, है ना। अगर साइज इंक्रीज कर रहा है, देखो डाउन द ग्रुप जाने पर सर साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना, और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो डिक्रीज करेगी, मैं ऐसा कह सकता हूं। तो बोरोन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है बेटा वो ज्यादा है कि नहीं है? बोलो एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से ज्यादा है कि नहीं है? सर बिल्कुल है ना। बोरोन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज एक और देखो, आपका जो बोरोन है उसकी साइज भी छोटी है, अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, तो ये बोरोन आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा बिकॉज इसकी छोटी साइज है। स्मॉल साइज होने की वजह से ये जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उसके साथ जिसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड भी बहुत मजबूत होगा। क्यों? स्मॉल साइज वाला जो एटम होता है वो मजबूत बॉन्ड बनाता है, हम लोगों ने ये पढ़ा था, बॉन्ड लेंथ उसमें कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बोरोन की ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की कम होगी, बिकॉज एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से एल्यूमिनियम वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उस लुईस बेस के साथ जिससे वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। बोरोन बोलेगा भाई मैं छोटी साइज का एटम हूं, है ना, और मैं बड़े आराम से तेरे साथ बहुत जबरदस्त बॉन्ड बनाऊंगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाऊंगा। तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। इसमें बैक बॉन्डिंग है बट स्टिल इसकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जब कब इसमें बैक बॉन्डिंग कब नहीं देखनी है? जब आपका एक एटम बैक बॉन्डिंग कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, एक एटम सेकंड पीरियड का है दूसरा थर्ड पीरियड का है, या फिर फोर्थ का है या फिर फिफ्थ का है। डाउन द ग्रुप जाने पर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। क्लियर? ठीक है सर, तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। आगे कहता है AlCl3 has 3-centered 2 electron bond in its dimeric structure। बिल्कुल ही गलत है। AlCl3 जो होता है सर ये तो कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है, सर ये नहीं करता, ये तो बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। BH3 has the 3-centered 2 electron bond in its dimeric structure। बिल्कुल सही बात है, BH3 की तो हमने देखे थे। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए सर? इस केस में A, B और D ऑप्शन करेक्ट है। देख रहे हो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे सिर्फ रिवीजन मांगती है। अच्छे से अगर तुम लोग रिवाइज कर लो ना इनऑर्गेनिक को टाइमली, है ना, इसको ज्यादा टाइम के लिए छोड़ दोगे ना तो हो सकता है तुम कॉन्सेप्ट लूज कर दो, है ना, लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते रहोगे ये आपको भयंकर रिजल्ट देगी, भयंकर। आपको ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा इसमें से, मेंस में भी और एडवांस में भी। यस, चलिए
तो अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन इन केमिकल बॉन्डिंग। डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन इन केमिकल बॉन्डिंग, है ना। और एक एग्जाम्पल से समझाता हूं इस टॉपिक का मतलब क्या है। इस टॉपिक का मतलब यह है कि केमिकल बॉन्डिंग में डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन कब कब होगा और कब कब नहीं होगा। यस, डी ऑर्बिटल जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में कब पार्टिसिपेट करेगा और कब नहीं करेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, सर हम लोग सिर्फ डी ऑर्बिटल की क्यों बात कर रहे हैं, हम लोग किसी और ऑर्बिटल की क्यों नहीं बात कर रहे, है ना भाई। किसी और की बोलो ना, आप बोलो 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग, वो क्यों नहीं बात कर रहे। देखो वो इसलिए नहीं कर रहे, और डी की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो डी होता है ना उसकी साइज होती है बड़ी, है ना। डी ऑर्बिटल थर्ड पीरियड से स्टार्ट होते हैं, इनकी साइज बड़ी होती है, डिफ्यूज्ड होते हैं। और हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि जब बॉन्ड बनता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो लगभग सिमिलर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी इंटरमिक्सिंग होती है। और यहां पर जो 3D है उसकी एनर्जी होती है काफी हाई, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी काफी हाई होती है, उनकी साइज बड़ी होती है। तो इसी वजह से हमें यह देखना पड़ता है कि इतनी हाई एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है, क्या वो s और p ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइज हो पाएगा, क्या उसके साथ वो इंटरमिक्स हो पाएगा। बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन की एक कंडीशन हुआ करती थी कि हाइब्रिडाइजेशन तभी पॉसिबल है जब जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं उनकी एनर्जी लगभग सेम हो। यस, अगर उनकी एनर्जी में काफी ज्यादा डिफरेंस है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता था। और यहां पर आपका जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, तभी हमें चेक करना पड़ता है, बाकी और का चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आओ चलो देखते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, उसी से सारी कहानी एकदम बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाएगी। देखो, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा था PCl5, है ना। अगर आपको याद हो ये कैसे एग्जिस्ट करता है इसकी कहानी मैं आपको समझाता हूं, है ना। हालांकि हम लोगों ने पहले भी सीखी हुई है ये सारी चीजें। देखो, फास्फोरस जो होता है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन 3s2 3p3। यस, अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो बेटा ग्राउंड स्टेट में इसके पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका जो 3p है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। और इसका जो 3d ऑर्बिटल है सर वो बिल्कुल पूरा का पूरा खाली पड़ा है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सर इसकी ग्राउंड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और वीबीटी कहता है जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो सर इसकी ग्राउंड स्टेट में सिर्फ कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 3 बॉन्ड बन सकते हैं। इसका मतलब PCl5 ग्राउंड स्टेट में तो नहीं बन सकता। तो कौन सी स्टेट में जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा सर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 3s वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, 3d में। तो सर देखो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, सर आपका जो 3p है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, और जो 3d है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। यस, अब सर इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन बॉन्ड फॉर्म होने से पहले क्या होगा सर, इसका ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इनकी आपस में इंटरमिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। यस, जब आपका PCl5 बन रहा है, जब आपका फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, तो 5वां बॉन्ड बनाने के लिए वो अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा है, डी ऑर्बिटल। अब आप खुद सोच के देखो, 3s और 3d इनकी जो एनर्जी है इसमें आपको अच्छा खासा डिफरेंस दिखेगा, है ना। 3d की एनर्जी काफी होती है, 3s के बाद 3p आता है, 3 के बाद 4s आता है, 4s के बाद 3d की एनर्जी आती है। तो 3d की एनर्जी काफी हाई है, बट स्टिल 3s 3p और 3d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर पा रहे हैं। इस इंटरमिक्स करने के जो पीछे लॉजिक है वो मैं आपको देता हूं। वो लॉजिक क्या है, देखो, अगर आप लोग PCl5 की बात करोगे ना तो फास्फोरस सेंट्रल एटम है और उससे जुड़ा है कौन, क्लोरीन। और ये सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है, क्या जानती है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हो तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा होती है। यस, मानते हो आप इस बात को। अगर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसका मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है पार्शियल नेगेटिव, फ्लोरीन पे फास्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन खींचा पार्शियल नेगेटिव, फास्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन खींचा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव,
क्लोरीन खींचा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, वैसे ही पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, 5 क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, है ना। और इसी वजह से जो आपका फास्फोरस है बेटा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। यस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ जाएगा। जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसकी जो साइज होगी वो हल्की सी डिक्रीज करेगी। इसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी, साइज छोटी होगी। साइज छोटी तभी हो सकती है जब इनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी साइज छोटी हो, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक आए। भाई एटम में अंदर क्या प्रेजेंट है, सब शेल्स प्रेजेंट है, शेल्स प्रेजेंट है, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो जब मैं कह रहा हूं कि क्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे और बहुत सारे क्लोरीन मिलकर इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इस फास्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत हाई है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत हाई है। इसी वजह से इसकी जो साइज है वो हल्की से डिक्रीज कर दी है बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज। हम लोगों ने पढ़ा ना, पॉजिटिव चार्ज जब किसी एटम पे बढ़ता है तो उसकी साइज डिक्रीज करती है। Na+ की साइज Na से कम होती है, याद करो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, है ना। तो बिल्कुल सेम लॉजिक यहां लगा है। क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से साइज छोटी होगी। साइज छोटी कब होगी, जब इनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाए। जब इनके ऑर्बिटल्स की साइज छोटी हो जाए, इनके ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं, है ना। और मतलब ये ऑर्बिटल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। ये ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के नजदीक आएंगे, इनके बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम हो जाएगा और एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से ही ये जो 3d ऑर्बिटल है वो इस 3s ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा। एनर्जी का गैप कम हो गया, 3s और 3d इनके बीच एनर्जी का गैप कम हो गया। इसी वजह से आपका d ऑर्बिटल, ये 3d ऑर्बिटल इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो बोलो बोलो। यस। और अगर ये d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा, इसका मतलब PCl5 जो होगा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, PCl5 एग्जिस्ट करेगा। इस फिनोमिना को कई जगह पर d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन भी लिखा होता है। d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन भी लिखा होता है ना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा होना साइज, किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। यस। और वो साइज सबकी छोटी होती है, 3s की भी होती है, 3p की भी होती है, 3d की भी होती है। 3d की साइज सबसे ज्यादा छोटी होती है बिकॉज पहले से इसकी साइज बड़ी है। जब बड़ी साइज होगी तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आएगा। अब मान लो किसी की साइज बहुत चुन्नी सी है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन कम आएगा, बड़ी साइज है उसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आएगा। तो जो आपका 3d ऑर्बिटल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, एनर्जी का डिफरेंस कम होता है। d ऑर्बिटल आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। यस। अच्छा, तो सर समझ में आ गया, PCl5 बन गया। लेकिन सेम क्या अगर मान लो क्लोरीन की जगह फास्फोरस होता तो क्या PH5 बनता क्या? है ना, अपना दिमाग लगा के बताओ, है ना, अपना भेजा दौड़ाओ। अगर क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन होता तो क्या PH5 का फॉर्मेशन पॉसिबल है क्या? आप बोलोगे सर नहीं, है ना। PH5 जो होता है सर वो एग्जिस्ट नहीं करता। सर ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करोगे तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है आज हाइड्रोजन से, टर्मिनल एटम से ज्यादा है। अगर यहां पर हाइड्रोजन लोगे तो हाइड्रोजन इस फास्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं ला पाएगा। सर इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो इसकी साइज में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। साइज में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो इनकी एनर्जी में डिफरेंस काफी ज्यादा रहेगा और आपका d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमने सीखा है d ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इसके ऑर्बिटल में कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है, इसकी एनर्जी गैप कम होना जरूरी है। और वो तभी पॉसिबल होता है जब आपके सेंट्रल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और सेंट्रल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा जब टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा होगी। बताइए क्या यह बात आपको समझ में आई क्या? यस 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 यस, हाँ ना बोलना पड़ेगा।
इसका मतलब 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात, जो मोटी बात आपको याद रखनी है वो ये है, जो बड़ी बात आपको याद रखनी है वो ये है कि डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट तभी करेगा, डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तभी करेगा जब सेंट्रल एटम से अटैच जो टर्मिनल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा होगी। है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? बोलिए बोलिए बोलिए, आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस, है ना? तो अब मान लो ये बिल्कुल सिमिलर रीजन, सिमिलर रीजन SF6 की बात कर लेते हैं। SF6 में जो सल्फर है बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, आप सारे लोग जानते हो, है ना? हम लोगों ने ये हाइब्रिडाइजेशन वगैरह फाइंड किया है। 6 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, इसका डी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ रहा है। ऑब्वियस है, आ सकता है। क्यों आ सकता है? बिकॉज सेंट्रल एटम सल्फर से जो अटैच एलिमेंट है फ्लोरीन, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सेंट्रल एटम से, और बन जाएगा SF6, तो पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लो आप बनाना चाहो SH6 फ्लोरीन की जगह हाइड्रोजन, तो सर ये वाला पॉसिबल नहीं है। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? यस। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लिखा है, XCF4 की मैं बात करूं, XCF4 में जो जिनॉन है इसके पास 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, सर इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? sp3d2 है। सर ये तो एग्जिस्ट करता है बिकॉज जिनॉन से अटैच जो एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिनॉन से ज्यादा है, आपका ये XCF4 एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन XeH4 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी कम है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस। जैसे मान लो, और एक ऐसे बथेरे एग्जांपल हो सकते हैं भाई, XeF6 एग्जिस्ट करता है, XeH6 नहीं करता, है ना? XeF2 एग्जिस्ट करता है, XeH2 एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? ये वो सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना, स्कूल एग्जाम्स में, कि भाई PCl5 एग्जिस्ट बट PH5 नॉट, वाई? SF6 एग्जिस्ट बट SH6 नॉट, वाई? XeF6 एग्जिस्ट बट XeH6 नॉट, वाई? तो उसका रीजन आपके पास होना जरूरी है, और वो रीजन मैंने आपको समझा दिया। बताइए, क्या आपको ये रीजन समझ में आए? यस, ईमानदारी से बोलना पड़ेगा, है ना? तो मैं इसको लिखवा भी देता हूं। यस, इसको हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से, आप अपनी कॉपी में मेरे साथ चाहो तो लिख सकते हो। आइए, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, है ना? इसको आप लिख लो कि डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग if the terminal atom is more electronegative than the central atom, more electronegative than the central atom, ठीक है ना? और इस बात को याद रख लो, कसम खा लो, भूलोगे नहीं बेटा, और कसम मेरी तो मत खाइयो, है ना? तुम देख लेना अपने हिसाब से। यस, चलो जी, तो ये था बेटा डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, है ना? इसकी को आप क्या बोलते थे? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? हालांकि इस पे एज सच कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं। अच्छा, अब देखो, बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार ऐसे भी होता है, जैसे मान लो ये हमने लिख दिया कि भाई SF6 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन SH6 नहीं करता। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले क्या SCl6 एग्जिस्ट करेगा क्या, तो अब पता है बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, हाँ सर करना तो चाहिए, है ना? यहाँ तो ये तो करना तो चाहिए सर, सल्फर से अटैच है क्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है, तो अगर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टर्मिनल एटम सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका डी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है ना? लगता तो है कि करना चाहिए, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? क्यों नहीं एग्जिस्ट करता अभी मैं आपको रीजन बताऊंगा, और क्यों SF6 एग्जिस्ट कर जाता है इसका रीजन भी बताऊंगा, ठीक है ना? एक बार इसको आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट कीजिए जनाब, नोट कीजिए, है ना? ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं बेटा, है ना? ढूंढ ढूंढ के लाए गए आप लोगों के लिए,
नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया। आओ देखो वो रीजन समझा देता हूं मैं आप लोगों को, है ना, वो रीजन समझाते। देखो SF6 की अगर मैं बात करूं ना, तो ये है सल्फर, है ना, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 था इसका, ये है सल्फर, इसके चारों तरफ 6 फ्लोरीन प्रेजेंट है ना, इसके चारों तरफ 6 फ्लोरीन प्रेजेंट है, बिल्कुल बढ़िया, है ना, बड़े आराम से 6 फ्लोरीन एग्जिस्ट कर जाएंगे। फ्लोरीन की जो साइज होती है बेटा वो छोटी साइज का होता है ना, ये छोटी साइज का होता है, छोटी साइज होती है फ्लोरीन, जो छोटी साइज होता है। और छोटी साइज होने की वजह से, छोटी साइज होने की वजह से आपका जो सल्फर है, इसके चारों तरफ 6 फ्लोरीन बड़े आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं, है ना, इसके चारों तरफ 6 फ्लोरीन बड़े आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। यस, है ना। अब तुम देखो SCl6 में क्या दिक्कत है, SCl6 में क्या दिक्कत है, SCl6 में क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि जनाब जो आपका क्लोरीन है, मान लो आपने जबरदस्ती यहां इन क्लोरीन को घुसाने की कोशिश करी, तो मैं बताऊं क्या होगा। क्लोरीन है बड़ी साइज वाला एटम, ओ भाई ये बड़ी साइज के एटम, ये देखो, है ना, इलाके में एक ही डॉन रह सकता है। अब सल्फर के चारों तरफ ये जो साइज है, बिगर साइज है ना, बहुत बड़ी साइज है, इनकी जो साइज है वो काफी ज्यादा है, क्लोरीन की साइज काफी ज्यादा होने की वजह से 6 बड़े बड़े क्लोरीन के एटम इस सल्फर के चारों तरफ अकोमोडेट नहीं हो सकते। ये बड़े बड़े एटम एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे। क्या करने लगते हैं, इसको क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे। ये बड़ी साइज का क्लोरीन इस बड़ी साइज के क्लोरीन को रिपेल करता है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को रिपेल करने लगेगी। इस रिपल्शन को बोला जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। इसको क्या बोला जाता है बेटा, ऑर्गेनिक में काफी ये काम में आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, कुछ लोग इसको स्टेरिक रिपल्शंस भी कहते हैं, है ना। और स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब बल्कि ग्रुप्स के बीच में लगने वाला रिपल्शन। स्टेरिक इसका स्टेरिक का मतलब ही किससे होता है, साइज से होता है ना। बड़ी साइज के जो एटम्स हैं उनके बीच एक दूसरे का लगेगा रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से वो जो मॉलिक्यूल होगा वो अनस्टेबल होगा। दिस रिपल्शन इज नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक रिपल्शन। और इसी वजह से आपका SF6 एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो इसका एग्जिस्ट नहीं करने का रीजन डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन से नहीं है, है ना। इसका रीजन ये है कि इनमें सल्फर के चारों तरफ 6 फ्लोरीन के एटम, 6 क्लोरीन के एटम अकोमोडेट नहीं हो सकते। आपको अगर याद हो, हम लोग ये बोलते हैं कि भाई IF7 तो एग्जिस्ट करता है ना। IF7 तो बन जाता है क्योंकि आयोडीन के चारों तरफ छोटे छोटे चिन्नू चिन्नू से 7 फ्लोरीन के एटम बड़े आराम से अकोमोडेट हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लो आपने ICl6 बनाने की, ICl7 बनाने की जरूरत करी, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज क्लोरीन की साइज बहुत बड़ी है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। क्लियर है, समझ में आ गई? यस। तो SF6 एग्जिस्ट करता है, SCl6 नहीं। इसका रीजन क्या है, बिगर साइज स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो ऐसे नहीं एग्जिस्ट करने के रीजन ये हो सकते हैं। एक बार के लिए नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको सबसे लास्ट टॉपिक पे ले चलता हूं जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको दे दी जाएगी छुट्टी। यस यस यस, उसके बाद तुम्हें छुट्टी दे देंगे, है ना। लास्ट क्लास है, तुम भी ऐश करो। तुम भी क्या याद रखोगे कि एक टीचर आया था जिसने लास्ट क्लास में पहले छोड़ दिया था, है ना। और जनरली होता ऐसा है कि लास्ट क्लास तो बहुत लंबी चलती है ना। आइए फिर आगे चलते हैं बेटा, और हम लोग बात कर लेते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। सॉरी, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात है, हम लोग किसके लिए करेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए करेंगे। ठीक है, किसके लिए? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ऑलराइट, बहुत आसान है ना। इसको तो मैं वापस पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा ना तब वापस पढ़ाऊंगा।
उस समय आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि तब तक आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर चुके होंगे, है ना। तो आइए फिर मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में समझा देता हूं। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। आपके सामने है ग्रुप 13 एलिमेंट्स, है ना। ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। यस, अगर मैं आपसे ग्रुप 13 एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं, अगर मैं आपसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो वो हो जाएगा NS2 NP1। सर इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये बाकी अपने जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बाकी एटम्स के साथ क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है। ठीक है सर, बिल्कुल शेयर कर लेगा। और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इस वजह से आपका जो बोरोन है वो 3 बॉन्ड बना पाता है। हम लोग ये कहते हैं ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं कितने बॉन्ड बना पाते हैं? 3 बॉन्ड बना पाते हैं। यस, जैसे अगर मान लो बोरोन ने बनाया BF3, बोरोन क्या कर रहा है? 3 बॉन्ड बना पा रहा है। यस, अच्छा बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा और बोरोन जो है ना उससे फ्लोरीन जुड़ा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोरोन से ज्यादा होती है ना, ज्यादा है। तो अगर ये बॉन्ड, अगर मान लो ये बॉन्ड टूटे तो फ्लोरीन पे -1 आएगा ना, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और बोरोन पे क्या आएगा? +1। अगर मान लो ये वाला बॉन्ड टूटे तो फ्लोरीन पे -1 आएगा, बोरोन पे +1 आएगा। वैसे ही फ्लोरीन पे -1, इस बोरोन पे +1, तो इस बोरोन पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +3 कह सकता हूं मैं ऐसा। 3 फ्लोरीन अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो इस पे चार्ज कितना आएगा? +3 आएगा। इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। यह आप लोग कौन से चैप्टर में पढ़ोगे? ये आप लोग पढ़ोगे बेटा, एक चैप्टर आएगा आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। उसमें सॉरी, रेडॉक्स रिएक्शन, स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे। उसमें आप लोग ये ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो फ्लोरीन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अगर ये बॉन्ड टूटता तो -1 +1, तो बोरोन पे चार्ज आता +1, और टोटल बोरोन पे चार्ज कितना हो जाता? +3। तो आप लोग कह देते कि BF3 में बोरोन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सर +3 है। यस, अच्छा सर बोरोन पे +3 तभी आ सकता है जब बोरोन 3 बॉन्ड बनाए। बिल्कुल सही बात है। और 3 बॉन्ड बोरोन तभी बना सकता है जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अपने NS और NP, 2S और 2P दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज करे। कह सकता हूं मैं ऐसा? भाई बोरोन 3 बॉन्ड तभी बनाएगा जब वो अपने NS और NP, बोरोन के लिए N कितना होता है? पीरियड कितना होता है? 2 होता है, तो 2S और 2P, 2S to 2P1 होता है बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल का, है ना। तो 2S और 2P दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बोरोन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करवाए, तब जाके बोरोन 3 बॉन्ड बना सकता है, और बोरोन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? +3 हो सकता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, तो NS इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन धीरे 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 कम होने लगता है। क्या होने लगता है? जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, सुनना अच्छे से, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो NS इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन धीरे 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 कम हो जाएगा, कम होने लगेगा। और जो आपका थैलियम है ना और इंडियम, ये वाली चीज यहां पर ज्यादा इफेक्टिव होती है ना। लास्ट के जो 2 एलिमेंट्स होते हैं, लास्ट के जो 2 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें देखा गया कि ये चीज ज्यादा इफेक्टिव थी। इसका रीजन भी हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। यस, क्या देखा गया कि डाउन द ग्रुप जाने पर NS इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, और जो थैलियम होता है ना, उसमें तो आपका NS इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, सिर्फ NP इलेक्ट्रॉन करता है। और खुद सोच के देखो, अगर NP इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो आपका थैलियम कितने बॉन्ड बना पाएगा? सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाएगा। और अगर एक ही बॉन्ड बनाएगा तो थैलियम पे चार्ज कितना आएगा? +1। थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1 होगी। यस, तो इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर NS इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ P इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन होगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर का मतलब ही यही है, ये जो NS के 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये इनर्ट हो जाते हैं। इनर्ट मतलब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनर्ट का मतलब यही तो होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर NS के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर्ट हो जाते हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट।
और इसी वजह से थैलियम पे +3 चार्ज नहीं आता, थैलियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है ना। तो इसका रीजन क्या होता है सर, आप तो रीजन बताओ। देखो रीजन बहुत आसान है। बोरोन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, नोबल गैस 2s2 2p1 होता है ना। एल्यूमिनियम का क्या होता है बेटा, 3s2 3p1 होता है। यस, आपका गैलियम का क्या होता है, 4s2 4p1 होता है। यस, आपका जो इंडियम होता है 5s2 5p1 होता है। यस, ये जो होता है आपका ये होता है 6s2 6p1। अब आप खुद सोच के देखो, अब आप खुद सोच के देखो बेटा, 6s से पहले 6p से पहले, सॉरी 6p से पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा सर, 6p से पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 4f में। यस, और हम लोगों ने एक बात करी थी सर, अगर आप शील्डिंग इफेक्ट की बात करो, है ना सर, अगर आप शील्डिंग इफेक्ट की बात करो, शील्डिंग पावर की बात करो, तो एसपीडीएफ यही होता था सर। डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल होता था सर, बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ इलेक्ट्रॉन्स का। यस, और अगर एफ इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, 4f इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएंगे। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का होने का मतलब यही तो होता था कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएंगे। अब सोच के देखो, अगर 4f इलेक्ट्रॉन्स इन 6s और 6p इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब इन 6s और 6p इलेक्ट्रॉन्स का, इन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि अंदर वाला बाहर रिपेल कर नहीं पा रहा है ना भाई। डाउन द ग्रुप जाने पर आउटर इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन अट्रैक्शन जो था न्यूक्लियस का कम होता था। क्यों? क्योंकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वालों को धकेलते थे बाहर, है ना। तो इसी वजह से उन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होने लगता था। लेकिन यहां क्या हो रहा है, ये जो आपके 4f के इलेक्ट्रॉन्स है, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं धकेल पा रहे। क्यों? क्योंकि इनका शील्डिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। तो अगर ये बाहर नहीं धकेल रहे, इन इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो 6s पे ज्यादा बढ़ेगा कि 6p पे ज्यादा बढ़ेगा अट्रैक्शन? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन किस पे ज्यादा होगा? आप लोग बोलोगे सर सिंपल सी बात है, 6s पे ज्यादा होगा, बिकॉज s जो होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है। अगर न्यूक्लियस का 6s पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो गए न्यूक्लियस से कि इन्होंने बोला भैया मैं तो सिर्फ न्यूक्लियस का हो चुका हूं। इन इलेक्ट्रॉन का क्या कहना था कि मैं तो सिर्फ न्यूक्लियस का हूं, मैं किसी और के साथ नहीं जा सकता, है ना। तो ये 6s किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे नहीं, 6 और सिर्फ 6p के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारी जो कहानी हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुई है? बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स। पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 6s पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आप सोच रहे थे उससे काफी ज्यादा होता है, ज्यादा अट्रैक्शन है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से जो थैलियम होता है, थैलियम जो होता है उस पे +3, और थैलियम की अगर मैं +1 की बात करूं तो थैलियम +1 इज स्टेबल, है ना। ये ज्यादा स्टेबल होता है बेटा इसके कंपैरिजन में, है ना। थैलियम +3 तभी आ पाता जब थैलियम 3 बॉन्ड बनाता, जब 6s और 6p दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। यस, ऐसा नहीं हो पाता। आप बोलोगे सर एक और एग्जांपल दो, है ना सर, आप और एग्जांपल दो। तो जैसे मान लो एक और एग्जांपल दिया मैंने, जैसे ग्रुप 14 एलिमेंट की मैं बात कर लेता हूं, है ना। इनका आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP2, ठीक है। तो सर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, Sn और Pb। ये जो आपका Pb होता है ना बेटा, Pb के केस में ये जो Ns इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो Pb के सिर्फ और सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? Np वाले। और Pb पे कौन सा चार्ज आएगा? कितना चार्ज आएगा? जल्दी से बोलो। +2 आएगा। सर +4 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? +4 तभी आता जब Ns और Np के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते। डाउन द ग्रुप जाने पर Ns इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, तो इसी वजह से इसका +2 ज्यादा स्टेबल है, इसका +4 ज्यादा स्टेबल नहीं है ना, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिंपल इतनी सी चीज है, यही होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसकी वजह से प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क आएगा, क्या होगा, वो हम लोग आगे जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे उस समय देखेंगे, है ना। तो वापस सुन लो क्या हुआ कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो जो NS इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स है उनका बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। जो आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 वो धीरे धीरे अनस्टेबल होने लगती है। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 या +1 वो ज्यादा स्टेबल होने लगती है। दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसके डेफिनेशन में आप लोगों को लिखवा देता हूं, देखो ये रही डेफिनेशन। In p block elements, as we go down the group, 2 electrons present in the valence s orbital become inert and are not available for bonding. Only p orbitals involved in bonding. This is known as inert pair effect, है ना। और अगर मान लो इसका रीजन आपसे कोई पूछे, यस इसका कोई रीजन पूछे, तो आप लोग बोल दोगे पुअर शील्डिंग ऑफ F electrons. Yes, poor shielding of F electrons. This is the reason for inert pair effect. ठीक है जी। तो चलिए फिर इसी के साथ आप लोगों के लिए होमवर्क की बात हो जाए आज की क्लास, है ना बेटा। सबसे पहले तो आपको करना है रिवीजन, उसके बाद आपको सॉल्व करना है डीपीपी, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है कंप्लीट मॉड्यूल, है ना। सारा का सारा मॉड्यूल आप सॉल्व कर सकते हो। आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस, आप चाहो तो सारा मॉड्यूल बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है साहब, इसी के साथ हमारा केमिकल बॉन्डिंग अभी के लिए खत्म होता है। मैंने आपको दो तीन छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। वो जब इसकी एडवांस सेशन होगा जो बहुत जल्दी हो जाएगा ना, मैं कोशिश करूंगा या तो इसी वीक में, नहीं तो नेक्स्ट वीक के फर्स्ट हाफ में आपको इसका एडवांस सेशन दे दिया जाए। ठीक है, तो वो जो एडवांस सेशन है उसमें आपको वो जो टॉपिक्स हैं जो स्पेसिफिकली एडवांस के लिए हैं वो उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे एडवांस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे वो लोग उस वाले सेशन को देख सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा सारे बच्चे वो सेशन को देखना, है ना। आपको लगेगा कि यार एडवांस कुछ मुश्किल तो नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है भाई, तो चलिए फिर यार क्लास अब खत्म करने का टाइम आ चुका है। जैसा आप सब लोगों को पता है ये अपनी अंतिम क्लास थी अभी के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अभी आपका जब मैं आपको वापस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने आऊंगा, इसके बीच में एक अच्छा खासा गैप आ गया है ना, एक अच्छा खासा गैप आ गया। अगर आप लोग इस गैप में रिवाइज नहीं करोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स, अगर आप वापस अच्छे से नहीं करोगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तो आपका ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वापस आपके दिमाग से निकल भी जाएगा, है ना। और जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसका बहुत काम आने वाला है। मैं तो कहता हूं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो तो उससे जस्ट पहले आप पूरा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को एक बार फटाफट सरसरी नजर से देख लें, है ना। रिवाइज जरूर करें भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे सिर्फ इतना मांगती है और कुछ भी नहीं मांगती यार, है ना। बहुत आसान है, बहुत भयंकर स्कोरिंग है, भयंकर स्कोरिंग है। अगर आपको आते हैं कॉन्सेप्ट्स, सारे क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और कॉन्सेप्ट में भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत 30 मार्क का कॉन्सेप्ट हो, कुछ बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगी यार ये तो समझ में नहीं आएगा, है ना। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों से जो मांगता हूं वो है एक प्रॉपर रिविजन, है ना। और जब मैं आपसे वापस मिलूं, जब मैं आपसे कहूं मैं एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाऊंगा, जब मैं आपसे पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाऊंगा, जिस दिन मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, आपको ध्यान होना चाहिए। जब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, आपको पता होना चाहिए। जब मैं आपसे पूछूं कि वीएसीपीआर के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। यहां पर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपको पता होना चाहिए। लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है ये पता होना चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है ये पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है ये पता होना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हम लोग एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखेंगे। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स पहले से आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर तुम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कर लिया ना, तो तुम्हें इतना मजा आएगा एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तुम्हें लगेगा यार ये तो सब पढ़ रखा हम लोगों ने, हलवा ये तो, है ना। इसको उड़ाओ, है ना, फटाफट हटाओ। बड़े आराम से आप लोग ये सारी चीजें कर पाओगे। यस, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, रिवीजन। रिवाइज जरूर करते रहना यार, महीने में एक आध बार, जब भी आपको टाइम मिल जाए, जब भी आपको टाइम मिले ना, एकदम से उठाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और खटाखट रिवाइज कर डालो, है ना। इतना काम कर लेना, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूं। ऑलराइट,
और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके बारे में जनरली ऐसा कहा जाता है कि यार बहुत बोरिंग है, पढ़ने मजा नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं आता, मैंने कोशिश करी है कि वो चीज ना हो आप लोगों के लिए भी। और मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कितना सही है, कि मैं इस चीज में काफी सफल हो पाया हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाई जाए। इंटरेस्टिंग का मतलब कॉन्सेप्चुअली भी और क्लास में भी अपना माहौल ऐसा हो कि, है ना, सब कुछ अच्छा रहे, आपको भी अच्छे से समझ में आए और एकदम से भागने का मन ना करे आपका क्लास में, है ना। और हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन, कुछ लोगों, बहुत सारे लोगों की नहीं, कुछ लोगों की हो सकता है एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रही हो, जैसे हम लोगों ने कल बात करी थी ना, है ना, कि कुछ लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि मास्टर आएगा और यहाँ पर एकदम मस्त गाने वाने सुनाएगा, या फिर मतलब सर नीचे और पैर ऊपर करके कुछ पढ़ाएगा, है ना, कुछ 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 अजीब सी हरकतें करके पढ़ाएगा, मतलब, है ना। तो हो सकता है मैं ऐसे लोगों की उम्मीदों पे खरा ना उतर पाया हूँ, है ना, और उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, उन बच्चों से, है ना, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और तो बस कुछ खास नहीं, मेरा मतलब मेरी तरफ से तो यही है कि यार अभी तक तो मुझे बहुत मजा आया आपके बैच के साथ। अगर हम लोग स्पैमिंग की बात करें तो कुछ बहुत ज्यादा स्पैमिंग नहीं हुई, मैं मतलब ऐसा मैं कहना चाहूंगा। हालांकि कभी कभी हो जाता था, है ना, आप लोगों का मुझे लगता है कई बार मूड में होते थे तुम लोग भी, बोले मजे ही ले लेते हैं इसके, है ना, तो वो हो सकता है कि उस समय हो, लेकिन मोरलेस मुझे कोई एज सच बहुत ऐसा मतलब मुश्किल हो कि जिसमें यार मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसी वाली स्पैमिंग अगर मैं एक दिन का वो इंसिडेंट छोड़ दूं तो उसके अलावा एकदम स्मूथ था। और इसके लिए आप सारे लोग मतलब मेरी तरफ से बधाई के पात्र हैं, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने कम से कम ना पढ़ाने का मुझे पढ़ाने दिया, मतलब क्लास में, है ना। नहीं तो क्या होता है ना, जब आप बहुत ज्यादा स्पैमिंग होता है ऐसे इरिटेशन सा होने लगता है क्लास में, और फिर टीचर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाता अपने कंटेंट पे, है ना, फिर वो लगता है कि यार ये क्या बकवास चल रही है इधर। तो वो आप लोगों ने नहीं किया, मुझे इस बात की खुशी है। और मैंने हमेशा यही चीज बोली है कि जब भी कोई मीटिंग्स वगैरह होती थी मैं यही कहता था कि यार नहीं, मुझे स्पैमिंग का इशू फील नहीं होता, क्योंकि बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाई करने वाले लोग हैं, है ना, और आप लोगों ने भी उसको ध्यान में रखा। यस, जाते जाते मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि यार हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास इन द सेंस आप लोगों के पास 2 साल का टाइम है, क्लास 11 और 12 की अगर मैं बात करूं, और उसमें से काफी सारा टाइम हमारा निकल चुका है, ठीक है। तो जो लोग अपने गोल को लेके फोकस्ड हैं, है ना, वो लोग बैकलॉग ना होने दें। यस, और जब आप 12th में जाएं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12th ही पढ़नी पड़े, इस तरह का आपको कंटेंट को खत्म करना है क्लास 11th में। बैकलॉग अगर होता है तो हम लोग हमेशा कॉन्फिडेंट लूज करने लगते हैं, है ना, और फिर अपना जो ब्लेम है वो किसी और के सर के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए सबसे आसान होता है टीचर, ठीक है। तो वो चीज आप लोगों को नहीं करनी है, ऑलराइट। और आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि जब मैं आपसे वापस मिलूंगा ना उस समय तक आपका बहुत सारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा, और मुझे पता है तुम लोग उस समय मुझे बहुत सारे दुख गिनाओगे अपने, क्योंकि इसके बीच में फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स आएंगे बहुत शानदार, स्टेट्स ऑफ मैटर तुम लोग पढ़ोगे, तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, तुम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ोगे, तुम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ोगे, इतने हैवी भारी भरकम चैप्टर्स हैं जो आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट तुम लोग सीखोगे, है ना। और उन सारी चीजों से पार आप तभी पा पाओगे जब बेटा आप लोग कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंसी मांगती है, आप लोग जो भी टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू सुनना, आप लोग जेई वाला चैनल पे देख लो, कंपटीशन वाला चैनल पे देख लो, उन पे जो स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, जिनसे अगर आप पूछोगे कि यार तूने एडवांस में ये अंडर 1000 रैंक तू कैसे ले आया, तू क्या करता था, वो बोलता था मैं कुछ स्पेशल नहीं करता था और मैं बिल्कुल मीडियोकर स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मैं कंसिस्टेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। क्लास मिस मत होने दो, जो भी आपके क्वेश्चन है उनको टाइमली सॉल्व करो, डाउट्स है उसको पूछो, है ना। अगर ये चीज आप लगातार 2 सालों तक कर लो तो आई कैन गारंटी यू आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो भी आपका सपना है, आपके माँ बाप का सपना है, उसको आप पूरा कर सकते हो, और एक सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बना सकते हो। यस, तो इन्हीं सारी चीजों के साथ अब हम लोग क्लास को खत्म करते हैं, है ना। और जाते जाते 2 लाइन आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी एकदम, है ना, वो मैं आपको सुना देता हूं जिससे आप भी खुश हो जाओ, और कुछ मोटिवेटिंग सी लाइन है ना। ये मतलब ऐसे बच्चे जो जैसे भी सिचुएशन आए उसमें हार नहीं मानते,
है ना। और ये जैसा मैंने आपसे कहा कि यार ये 2 साल का जर्नी है, ये काफी लंबा चौड़ा जर्नी है ना, इसमें अप्स एंड डाउन्स हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। कभी आप खुश होगे, कभी आपको बुरा लगेगा, है ना, कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा, और ये वाला टॉपिक जब खुश हो जाओगे, जब ऐसे आसान से टॉपिक्स आएंगे तो मिलेगा यार मजा आ गया, है ना। तो ये वो अप्स एंड डाउन्स वाला टाइम है, ये हर किसी के जीवन में आता है, हर किसी की लाइफ में आता है। अभी आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए कुछ अलग चैलेंजेस है ना, ऐसा नहीं होता कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं आता। एज ए टीचर या फिर कोई भी हो, उसके लाइफ में हमेशा ऐसा टाइम जरूर आता है, हमेशा एक जैसा नहीं होता यार, है ना, कि सब कुछ अच्छा ही हो, ऐसा नहीं होता, है ना। कभी कभी मुश्किल, कभी आसानी। जो मुश्किल में अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए रखता है ना, उस मुश्किल से बड़े जल्दी पार पा लेता है। जो कंसिस्टेंट रहता है ना, जो डिसिप्लिन रहता है, वो बच्चा उस जो डाउन फेज होगा उससे भी बाहर आ जाएगा। लेकिन जो कंसिस्टेंट नहीं, वो बिखर जाएगा उस टाइम पीरियड में, है ना। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कंसिस्टेंट रहने की, और जैसे भी सिचुएशन हो एकदम यही एटीट्यूड रखना है कि क्या होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा, हाँ, देख लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे, है ना। लेकिन मुझे मेहनत करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, रिजल्ट जो भी होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन मेरी पढ़ाई में, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। ये प्रॉमिस अपने आप से करो आप। यस, तो ऐसे बच्चों के लिए 2 लाइन लिखी है कि भाई बुलंदो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है, लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है ना। तो जैसा चल रहा है वैसे नहीं चलना, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, कैसा चलाना है। यस, तो इस एटीट्यूड के साथ आप लोग पढ़ाई करें। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ है, और थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सब लोगों को। हम लोग कनेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं कनेक्टेड आप लोगों से मिलूंगा, आप लोग मुझे देख सकते हैं। और जनरली बहुत सारे बच्चे मैसेजेस भी करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, फेसबुक पे, तो वहां पर यार थोड़ा सा रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, तो वो रिप्लाई करना भी मुश्किल होता है। बहुत सारे बच्चे नाराज भी हो जाते हैं कि सर आप लोग आप रिप्लाई नहीं करते, है ना, फिर कुछ उनको रिप्लाई करना पड़ता है। तो आप इस चीज को समझो कि एज ए टीचर थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतने सारे बच्चे होते हैं, है ना। अगर उसमें से 2%, 1% लोग भी अगर क्वेश्चंस करें तो ऐसे हमारा वो सेक्शन पूरा, मतलब वो मैसेजेस वाला सेक्शन भरा ही रहता है। तो वहां पर कई बार हम लोग अगर नहीं मिल पाते, है ना, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। लेकिन हाँ, इस बात की मेरी गारंटी कि जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन होगा और जब हम लोग सेलिब्रेशन के टाइम पे मिलेंगे ना, उस समय दिल भर, है ना, दिन भर दिल खोल के हम लोग बात करेंगे, जो तुम्हारे डाउट्स होंगे, जो तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे। और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग क्लास के बीच में आप लोग लिखते रहते हो, जो डाउट सेक्शन होता है उसमें, तो वहां से भी हम लोग आप लोगों के डाउट्स लेते रहते हैं। ठीक है, चलिए फिर बहुत अच्छा लगा मुझे इस टाइम पीरियड में आप लोगों के साथ और आप लोगों को पढ़ा के। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे साथ पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो वापस मिलेंगे हम लोग इसी प्रॉमिस के साथ। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।